स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्ते। पूरे विश्व में ऐसे 30 ही कंट्रीज हैं जहां पे कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस अभी भी कंट्रीज फॉलो करती हैं। इजराइल उसमें से एक है। अब हाल ही में जब हमास के साथ वॉर स्टार्ट हुआ तो इजराइल ने 300,000 रिजर्विस्ट को कॉल बैक किया है। ये रिजर्विस्ट कौन होते हैं, ये कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें रिजर्विस्ट का रोल क्या है, यही क्वेश्चंस का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम में डिस्कस करने वाले हैं। और हम ये भी देखेंगे कि क्या इंडिया इस कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस के स्ट्रक्चर से कुछ लेसन सीख सकता है और कैसे इसको अप्लाई कर सकता है। चलिए पहले समझते हैं कि कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस या कंस्क्रिप्शन होता क्या है। इजराइल में जब इजराइल इंडिपेंडेंट होता है तो 1949 डिफेंस सर्विस लॉ के अंडर में कंस्क्रिप्शन ऑप्ट की जाती है। कंस्क्रिप्शन का मतलब है कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस। ये कंपल्सरी है सिर्फ और सिर्फ जूविश लोगों के लिए, फॉर बोथ मेन एंड वुमेन आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स में आपके घर पे, अगर आप जूइश हो तो आपके घर पे एक चिट्ठी आती है कि कौन से रिक्रूटमेंट ब्यूरो में कब पहुंचना है। उस चिट्ठी में ये भी लिखा रहता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या लेके जाना पड़ेगा फॉर द टेस्ट। वहाँ पे आपका एक प्रिलिमिनरी मेडिकल टेस्ट होता है, एग्जामिनेशन होती है, उसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होती हैं, कई सारे और टेस्ट बाद में होते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक स्कोर मिलता है। उस स्कोर पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे कौन से यूनिट या बटालियन में और किस पोजीशन में रिक्रूटमेंट होगी फाइनली। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इजरायली अरब्स आर एग्जेम्प्टेड, मतलब उनको ये सर्विस को नहीं करना पड़ता है। उनको अगर कोई भी नेशनल सर्विस करना पड़ेगा तो उनके पास अदर ऑप्शंस है, पर मिलिट्री सर्विस उनके लिए पॉसिबल नहीं है। अब फॉर द जूइश कम्युनिटी वहाँ पे भी कई सारे ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिसको क्लेम करके एग्जेम्पशन मिल सकता है। जैसे कि जूइश औरतों के लिए प्रेगनेंसी, मदरहुड, मैरिज या इवन रिलीजियस ऑब्जर्वेंस क्लेम करने से एग्जेम्पशन मिल सकता है। जूइश मेन को अगर क्लेम करना हो तो उनके पास ऑप्शंस कम है, पर तभी भी अगर वो बोलते हैं कि वो पैसिफिस्ट हैं और उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी ये आता है कि वो पैसिफिस्ट हैं, तो हो सकता है कि उनका ये कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस पे एग्जेम्पशन लग जाए। तो कई क्राइटेरियाज हैं और इस एग्जेम्पशन के लिए, बट मेजॉरिटी अगर आप जाके देखते हो इजराइल में तो मेजॉरिटी लुक फॉरवर्ड टू जॉइनिंग द मिलिट्री। उनको ये एहसास है कि अगर वो मिलिट्री जाते हैं, इजराइल डिफेंस फोर्सेस में पार्टिसिपेट करते हैं एट द एज ऑफ 18, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। और ये उनके लिए काफ़ी गर्व का चीज़ है, इसीलिए ये लोग दे लुक फॉरवर्ड टू इट। अब ये जो डिफेंस या जो सर्विस पीरियड है वो हर कुछ साल में बदलता रहता है। अभी 2022 में जो डिफेंस सर्विस लॉ आई है उसके अकॉर्डिंगली 32 महीने फॉर जूइश मेन और 24 महीने फॉर जूइश वुमेन रखा गया है। और इस टर्म में भी 6 महीने का होता है बेसिक ट्रेनिंग, जहाँ पे मेन एंड वुमेन आर ट्रेन्ड इक्वली, साथ में ट्रेनिंग होती है उनकी, कोई अलग ट्रेनिंग नहीं है। बेसिक ट्रेनिंग के बाद ये लोग चले जाते हैं अपने अपने यूनिट्स में। यूनिट में तब स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है 3 या 4 महीने की, डिपेंडिंग ऑन द सर्विस। अगर कम्बैटेंट रोल के लिए है तो वहाँ पे ज़्यादा ट्रेनिंग मिलेगी। अगर कोई डेस्क जॉब है या कोई साइबर सिक्योरिटी जॉब है तो वहाँ पे ट्रेनिंग कुछ कम महीने की होती है। बट ये लार्जली कंस्क्रिप्शन का स्ट्रक्चर है। अब टर्म खत्म होने के बाद IDF दैट इज इजराइल डिफेंस फोर्सेस से एक रिलीज लेटर आता है, एक सर्टिफिकेट दी जाती है। वहाँ पे ये बोला जाता है कि कौन से यूनिट में कितने दिन तक क्या सर्विस किया है। वहाँ पे ये भी लिखा जाता है कि कुछ अप्रिशिएशन दी जाती है, कोई अगर प्रॉब्लम था वो भी लिखा जाता है। और इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, हाउसिंग लोन्स मिल सकती है, एम्प्लॉयमेंट कई कंपनीज देती हैं इमीडिएटली आफ्टर द मिलिट्री सर्विस, ट्रैवल के लिए भी आपको कई डिस्काउंट्स मिलती हैं द मोमेंट यू आर रिलीज्ड फ्रॉम योर सर्विस पीरियड। तो सर्विस, दिस इज कंस्क्रिप्शन, इज सीन एज
अ पैसेज ऑफ अडल्टहुड, कि इसके थ्रू ही हर जूइश बंदा या बंदी एक अडल्ट की तरफ जाता है, बिकम्स एन अडल्ट इन इजराइल. इट्स अ राइट ऑफ पैसेज, एवरीवन गोज थ्रू. तो इसी वजह से इट इज सीन एज पार्ट ऑफ द सोसाइटी. अब कंस्क्रिप्शन क्यों चूज किया गया था एज पार्ट ऑफ इजरायली डिफेंस? इसको समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि जब इजराइल इंडिपेंडेंट होता है तब क्या सिचुएशन था. बट उससे पहले आई वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जिसका क्लोजिंग हो रहा है 15 अक्टूबर में. 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम. और सिल्वर में आता है 18 महीने का एक्सेस, गोल्ड में आता है 30 महीने का, और प्लेटिनियम में 42 मंथ्स का. अगर आप कोड DWLIVE दैट इज DW लाइव यूज करते हैं तो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइजेस में ये कोर्सेज मिलेगा. एक बार जाइए स्टडी IQ के वेबसाइट में जाके देखिए कि इस कोर्सेज के क्या फीचर्स हैं, किस ये कोड यूज़ करके आपको कितना अट्रैक्टिव प्राइस मिलता है, और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना सपोर्ट देगा आपके UPSC जर्नी में ये सब कोर्सेज. चलिए आते हैं कि इजराइल क्यों चूज करता है कंस्क्रिप्शन को. तो 1948 में जब इजराइल इंडिपेंडेंट होता है तो इजराइल अंडरस्टैंड्स कि वो एक स्ट्रैटेजिक इट इज ट्रैप्ड इन अ स्ट्रैटेजिक मायर, एक प्रॉब्लमैटिक स्ट्रैटेजिक सिचुएशन में है, क्योंकि उनके पास ना ही स्ट्रैटेजिक डेप्थ है. स्ट्रैटेजिक डेप्थ का मतलब है कि अगर नॉर्थ में अटैक होता है तो उनके पास डेप्थ नहीं है या लोगों को भागने का स्पेस नहीं. जैसे कि अभी हमास ने जो लैंड, एयर और सी से इन्फिल्ट्रेशन किया है गाजा की तरफ, अटैक इमीडिएटली पहुंच गई है तेल अवीव जो कैपिटल है, इमीडिएटली पुश बैक करी है लोगों को जेरूसलम तक. तो प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रैटेजिक डेप्थ नहीं है. अब दूसरी प्रॉब्लम यह है कि 1948 में ही इजराइल को पता चल गया था कि इजराइल के अक्रॉस, मतलब अराउंड इटसेल्फ, हर कंट्री इजराइल का एनिमी है. सो मेडिटेरियन के इस तरफ टर्की भी एनिमी है, ऊपर लेबनान, सीरिया एनिमी है, जॉर्डन, इजिप्ट, तो हर तरफ से एनिमी कंट्री से सराउंडेड है. और इसी वजह से इजराइल को ये क्लियरली पता था, और इसी 1949 के डिफेंस सर्विस लॉ में भी मेंशन है कि इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू कीप इजराइलीज रेडी टू वॉर. उनके पास ये काफ़ी क्लियरली इस डिफेंस सर्विस लॉ में काफ़ी क्लियरली मेंशन है कि एवरी सिटीजन हैज़ टू लर्न हाउ टू फाइट टू प्रोटेक्ट द कंट्री, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज पैरामाउंट, इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. और यही चीज़ जो डिफेंस सर्विस लॉ में लिखी है, इट बिकेम द पिलर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, और इसी वजह से कंस्क्रिप्शन भी चूज़ किया जाता है. दूसरी चीज़ है इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट. अब न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री था, उस समय पैसे नहीं थे कि भाई एग्रीकल्चर में लगाना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ करना है, उसके साथ साथ सिक्योरिटी को भी मैनेज करना है. इसी वजह से दे डिसाइडेड कि जो भी एबल बॉडीड मेन एंड वुमेन हैं सभी को इन्वॉल्व किया जाएगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द नेशन. दैट इज़, ये नेशन बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत लड़ाई के बाद मिला है, और जेरूसलम तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है. तो इसी वजह से सभी जूइश एबल बॉडीड मैन एंड वुमेन को कंस्क्रिप्ट किया गया, उनको मिलिट्री में लेके आया गया. फाइनली नेशन बिल्डिंग प्रोसेस. अब जो इजराइल में जो जूइश कम्युनिटी हैं वो कई जगह से आए हैं, इस यूरोप के कई कंट्री से आए हैं, रशिया से आए हुए हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं जो इंडिया से भी गए हैं. जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट के कई जूइश कम्युनिटीज़ हैं जो एक्चुअली जाके इजराइल में सेटल हो चुके हैं, केरला से भी गए हैं. तो बेसिकली जो कम्युनिटी है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से आई हुई हैं. उनका ना कोई कॉमन कल्चर है, ना कोई कॉमन हिस्ट्री है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन रिलीजन है. इसी वजह से ये जो कंस्क्रिप्शन है, जो मिलिट्री सर्विस है, ये एक टेक्निक है, टैक्टिक है टू बिल्ड अ कॉमन आइडेंटिटी, अ कॉमन एक्सपीरियंस अमंग्स द पीपल ऑफ इजराइल. क्योंकि जो भी इस पूरे सिचुएशन से जाएगा, दैट इज थ्रू द कंस्क्रिप्शन, उनको एक कॉमन एक्सपीरियंस रहेगा जिससे कि एक नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में एड होगा, सपोर्ट होगा. ये एक इम्पॉर्टेंट अगेन पिलर था IDF को टू चूज कंस्क्रिप्शन एज अ मॉडल. अब आते हैं कि कंस्क्रिप्शन तो इजराइल के लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहा है.
आज भी जब हमास से फाइट हो रही है तो ये जो 300 रिजर्विस्ट है ना, रिजर्विस्ट वही हैं जो एक्चुअली सर्विस उनकी ख़त्म हो चुकी है। अप टू द एज ऑफ 40 उनको रेगुलर ट्रेनिंग मिलती है और जब भी देश को ज़रूरत पड़ता है इमीडिएटली इन रिजर्विस्ट को बुलाया जाता है टू फाइट द वॉर। तो इसीलिए rather than having a standing army you have a ready to fight army जो दूसरे काम पे बिजी हैं, अपना हो सकता है कि बिजनेस चला रहे हो या किसी कंपनी के सीईओ हो या किसी यूनिवर्सिटी में टीचर हो, बट जब भी देश को ज़रूरत पड़ा है ये लोग वो नौकरी छोड़ के इमीडिएटली आ जाते हैं देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन्हीं को रिजर्विस्ट कहते हैं। वो एक्टिव मिलिट्री सर्विस में है नहीं एक्चुअली। बट अब आते हैं यहाँ से, अगर हम कुछ लेसन्स लेते हैं फॉर दी पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन मिलिट्री, तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आते हैं अग्निपथ स्कीम, क्योंकि अग्निपथ स्कीम जब 2022 में आई थी तो काफ़ी कंपैरिजन हो रहा था इजराइल के कंस्क्रिप्शन के साथ, क्योंकि अग्निपथ स्कीम को टूर ऑफ ड्यूटी, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है क्योंकि टूर ऑफ ड्यूटी इज़ अ वॉलंटरी सर्विस, कोई कंपल्सरी सर्विस नहीं है। यहाँ पे आप वॉलंटियर करते हो एट दी अप टू द एज ऑफ 22 ईयर्स टू ज्वाइन द मिलिट्री फॉर 4 ईयर्स। तो तीनों आर्म सर्विसेज में, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आप वॉलंटियर करोगे, बट दिस इज वॉलंटियर नॉट कंपल्सरी एज कंस्क्रिप्शन, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। बट आफ्टर 4 ईयर्स सिर्फ 25% ऑफ द एनुअल कोटा विल बी केप्ट बैक फॉर अ सर्विस इन दी मिलिट्री, कि 25% ही ऐसे लोग होंगे पूरे कोटा में, जितने जैसे कि 50,000 सोल्जर्स रिक्रूट हुए हैं एक साल में, तो 25% ऑफ 50,000 ही सोल्जर्स 4 साल के बाद अपनी करियर बना पाएगी इन दी मिलिट्री फोर्स। उसके अलावा जो रिक्रूटमेंट होती है वो बिलो द रैंक ऑफ कमीशन्ड ऑफिसर्स होती हैं, तो उसके बाद ही एक बार आप करियर ऑफिसर्स बन जाते हो, उसी के बाद आप कमीशन्ड ऑफिसर्स के रोल पे आ सकते हो। अब 3 बेसिक रीजंस थी बैकलैश की। तो सबसे पहला बैकलैश इसलिए हुआ था क्योंकि ये जो 4 साल का टर्म था, इसके बाद लोग कह रहे थे कि 4 साल के बाद क्या, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज अनएम्प्लॉयड यूथ। इसका सोल्यूशन अगर आप इजराइल की केस स्टडी से देखते हो तो इजराइल में भी यही है कि आफ्टर कंस्क्रिप्शन, आफ्टर मिलिट्री सर्विस लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए। ऐसी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं अगर आपके रिलीज सर्टिफिकेट में काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन दिया हुआ है। ऐसे कई कंपनीज़ हैं जो डायरेक्टली रिक्रूट करती हैं सोल्जर्स को, ताकि उनको कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए इनकम या जो भी सपोर्ट चाहिए होगा तो ये कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। तो ये जो टर्म, सर्विस टर्म है 4 साल का, ये जो प्रोटेस्ट हुआ था उसका जवाब या उसका सोल्यूशन लाइज विद द एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ एंड द कंपनीज ऑफ इंडिया। अगर टाटा या महिंद्रा चाहे तो वो ये भी कह सकते हैं ना कि अग्निवीर के बाद, सर्विस के बाद, वो उनको एक उन जो अग्निवीर 4 साल के बाद सर्विस के ख़त्म होने के बाद उनको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप टाटा, महिंद्रा, आदित्य बिरला, एयरटेल, जियो, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज़ में जाके भी आप काम कर सकते हो। ये ऑप्शन अगर खुला रहेगा तो ये अनएम्प्लॉयमेंट वाली क्वेश्चन हट जाती है। दूसरा प्रॉब्लम अग्निपथ स्कीम के साथ आया था कि पेंशन का, कि 4 साल के बाद इन जो अग्निवीर होंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगा। अब पेंशन इज समथिंग दैट अगर आप देखते हो तो इंडियन गवर्नमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज टॉकिंग अबाउट 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम। उसके इट इज समथिंग टू डू विद द कमीशन्ड ऑफिसर्स। अब अग्निवीर को अगर आप देख रहे हो, यू आर टारगेटिंग अ यंग द यूथ ऑफ इंडिया, जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, सर्विस टू द नेशन, बीइंग डिसिप्लिन्ड इनफ टू सर्व द नेशन। वहाँ पे 4 साल इंडियन मिलिट्री में सर्व करने के बाद दे विल बी एन एसेट फॉर एनी यूनिवर्सिटी और कंपनी दैट दे जॉइंट, और वहाँ पे जाके दे कैन एक्चुअली अर्न अ लॉट, दे कैन ग्रो अप द रैंक्स एंड ब्रिंग द लर्निंग फ्रॉम द मिलिट्री इन टू दोज इंस्टीट्यूशंस। एंड अगर आपने ये स्कीम थोड़ा डिटेल में देखा है तो if you are injured during the war, if you are injured during any kind of activity और अगर सर्विस के दौरान कुछ होता है तो गवर्नमेंट आपको फुल प्रोटेक्शन देती है। दे आर गिविंग यू
service package after that as well. तो ये नहीं है कि अग्निपथ स्कीम में ये जो पेंशन का क्वेश्चन आ जाता है, इट इज़ ऑफ कोर्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, बट आई डोंट थिंक दैट फॉर द यूथ ऑफ इंडिया इट्स गोइंग टू बी अ कंसर्न. चलिए तीसरा पॉइंट पे आते हैं कि अग्निपथ स्कीम में तीसरा क्या प्रॉब्लम रेज किया गया था. तीसरा प्रॉब्लम था कि करियर का, कि 4 साल के बाद अगर मिलिट्री में करियर बनाना हो तो कैसे होगा. तो 25% तो रिक्रूट किया जाएगा, बट देश की सेवा हमेशा मिलिट्री से नहीं होती है. देश की सेवा अगर आप देश के कुछ काम में भी आप करोगे तो वो देश की सेवा ही होती है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, समथिंग टू लर्न फ्रॉम इजराइल इटसेल्फ, क्योंकि वहाँ पे 32 महीने के बाद बहुत ही कम लोग होते हैं जो एक्चुअली कंटिन्यू करते हैं. बट उनका मानना है कि नेशन बिल्डिंग प्रोसेस के लिए जो भी काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ नेशन के बढ़ाने के लिए होगा, टू बी एन इजरायली. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ विथ योर कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यही है इजराइल से कुछ लेसन्स अगर हम सीख सकते हैं तो. हम कंस्क्रिप्शन नहीं ला सकते ये हमें, बिकॉज वी आर ए ह्यूज कंट्री, हमारे पास स्ट्रैटेजिक डेप्थ है, हमारा एक ह्यूज पॉपुलेशन है, तो हमको ये वॉलंटियर सिस्टम ही लेके आना पड़ेगा, टूर ऑफ ड्यूटी ही करना पड़ेगा रादर देन कंस्क्रिप्शन. बट जो ऑब्जेक्शन है उनको कैसे हम इजराइल के अगर हम केस स्टडी से समझते हैं तो वी विल रियलाइज दैट द सोसाइटी हैज़ टू एक्चुअली स्टेप अप. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू एक्चुअली थोड़ा ट्विकिंग करनी पड़ेगी स्कीम को, ताकि लोग या जो अभी के जवान हैं यंग इंडियन सिटीजन्स वुड एक्चुअली start looking forward to join the Agnipath scheme to build India and make it the Vishwa Guru it deserves to be. With this, we come to an end. Thank you. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.